स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमें अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार अपनी लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था एग्जैक्टली। ठीक है, तो सुयश और संदीप बेटा ध्यान से देखना हम क्या पढ़ रहे हैं। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक करवाया था विच इज फ्री कंसेंट, याद है? फ्री कंसेंट नोट्स में फोटो ले लीजिए मेरे साथ। हाँ, फ्री कंसेंट टॉपिक पढ़ा है। यहाँ पे दो टर्म थी, एक होती है कंसेंट और एक होती है फ्री। कंसेंट का मतलब होता है when two person agrees upon the same thing in same sense, और कंसेंट फ्री तब होगी when it is not influenced by any external factor, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस। अब ये तो मैंने अपने, अब एज पर सेक्शन 14 क्या बोला है जरा वो देखते हैं। सेक्शन 14 ने बोला कि भैया, सेक्शन 14 कहता है कि अगर आपको कंसेंट को फ्री बनाना है तो इट इज नॉट कॉज्ड बाय 5 चीजें, मतलब इन 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती। ठीक है ना, और अगर आपको कंसेंट को फ्री बनाना है तो इन 5 चीजों का यूज नहीं करना। 5 चीजें कौन सी? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। और इन पांचों केस में क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइडेबल। कैसा बनता है? वॉइडेबल। ये बात मैंने आपको बताई। इसके बाद मैंने सेक्शन 15 कोवर्जन आपके साथ स्टार्ट करा। बहुत सिंपल। पहला पॉइंट बेटा, कोवर्जन मतलब क्या होता है? सेक्शन 15 ने बोला कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, जहां पे वो चीज फॉरबिडन बाय आईपीसी है। क्या है? फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, और आपका इंटेंशन था सामने वाली पार्टी को एंटर करवाना। बेटा इसमें इसमें कोवर्जन के लिए कोई रिलेशनशिप मैटर नहीं करता, वो किसी पार्टी को भी हो सकता है, किसी स्ट्रेंजर को भी हो सकता है। कोवर्जन में आप कर सकते हो फिजिकल फोर्स और थ्रेट, और इसके इफेक्ट याद रखना सेक्शन 19 ने लिए थे। पहला कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइडेबल। अगली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करवा सकती है, कैंसिल करवा सकती है। और अगर कोई भी बेनिफिट एक्सचेंज है तो उन बेनिफिट्स को भी आप क्या कर सकते हो? रिस्टोर कर सकते हो। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं विच इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ तो ये बिल्कुल होता है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 ने बताया। अब ये क्या था बेटा? ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है बेटा? दोनों पार्टीज के बीच में पहला पॉइंट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? रिलेशनशिप। अब ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द ऑफ अदर, और पॉइंट नंबर 3, वो उस पोजीशन का यूज करती है एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। तीन बातें, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड बाय यूजिंग दैट पोजीशन ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। तीनों पॉइंट आपको याद। ठीक है, इसमें मेंटल होगा होता है। फिर 3 बातें, रिलेशनशिप होगा, डोमिनेटिंग पोजीशन होगी, पोजीशन का यूज करके आंसर थोड़ा मिलेगा। डोमिनेटिंग पोजीशन क्या होती है? ये लॉ ने आपको डील बता दिया। क्यों इन केसेस में हम मानेंगे डोमिनेटिंग पोजीशन है? पहला, अगर रियल एंड अथॉरिटी है, फादर एंड सन वाला। सेकंड, अगर फिड्यूशियरी रिलेशन है, लॉयल क्लाइंट। और थर्ड है मेंटल स्ट्रेस डॉक्ट्रिन केस। इन केसेस में हमने डील माना कि डोमिनेटिंग पोजीशन होगी। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस बात है बेटा? बर्डन ऑफ प्रूफ आता है किस पे? वो पर्सन जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे, उसे ये प्रूफ करना है कि मैंने एंटी इन्फ्लुएंस का यूज नहीं करा और एक कॉन्फ्लिक्ट। इफेक्ट्स वही तीनों मैंने जो बताए। उसके बाद मैंने आपको कोएर्सिव और एंटी का डिफरेंस बताया। पहला डेफिनेशन सेम नहीं है। नेचर, ये फिजिकल फोर्स ऑफ थ्रेट है, उधर मेंटल प्रेशर है, मोरल प्रेशर। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज से नॉट नेसेसरी, लेकिन एंटी रिलेशनशिप होना है नेसेसरी। ये जो है बेटा, यहाँ पे आप क्रिमिनल एक्शन कमिट कर रहे हो जो फॉरबिडन बाय आईपीसी है, और यहाँ पे कोई भी लीगल एक्ट कमिट नहीं होता, कुछ लीगल कमिट नहीं होता। और लास्ट यहाँ पे बोला इन्फोर्सिबिलिटी। बेटा ये तो वॉइडेबल है, ये कैसा है? वॉइडेबल। कोवर्जन हमेशा वॉइडेबल होगा, लेकिन जो अनड्यू वाला है, जो अनड्यू वाला है, अनड्यू में बोलता है क्या? अगर आप अनड्यू, यार हम रूम शिफ्ट नहीं करते, कुछ वाले रूम पे आएगा। चलो नहीं, इतना नहीं। अभी अभी सर मैंने 30 हाँ, तो मैंने 4-5 इयर्स पहले, मतलब जब मैंने अपने फाउंडेशन किया था तब पढ़ा था मैंने सबसे 2 महीना।
फाउंडेशन मैंने दिया था ना 2019-20 को डेट है। चलो, तो कोएर्जन एंड ड्यू का डिफरेंस हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीजें करनी, कोएर्जन एंड ड्यू। अब आज की क्लास में बेटा आपको जैसा पता है लिस्ट के हिसाब से आज हमें क्या करना है, सेक्शन नंबर 17 और जिसका नाम है फ्रॉड। अब इसको समझना है और इसके ना अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसको समझना। तो पहले आप हेडिंग डालो मेरे साथ। अब थर्ड पॉइंट, हेडिंग डालो थर्ड पॉइंट। नहीं हो जाएगा आज, थोड़ी देर है, थोड़ा हो गया भाई। चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 3 डालो बेटा, फ्रॉड, और ब्रैकेट में लिख लेना सेक्शन नंबर 70। इसको थोड़ा समझना। अब ये मजेदार सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन है थोड़ा। हाँ, फ्रॉड हेडिंग लो, फ्रॉड सेक्शन नंबर 70, थर्ड पॉइंट आता है। हाँ, पहला हो गया कोएर्जन एंड ड्यू, अब आ रहा है थर्ड फ्रॉड, जिसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 70। अब देखो इसमें थोड़े मजे हैं। अब वैसे नॉर्मली तो बेटा आपने फ्रॉड सुना होगा, ऐसा तो नहीं है वर्ड आपके लिए नया है कुछ, है ना। हमने सुना है फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे समझना होता क्या, इसकी डेफिनेशन जो है ना वो थोड़ी सी टेक्निकल है, बट पहले मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा उसके बाद समझो। तो आप डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करना। फ्रॉड मीन्स, देखो पॉइंट नंबर 1 से सीधा, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, सेक्शन 17 की डेफिनेशन है, any of the following activities. Fraud means and includes any of the following activity committed by a party to a contract. Committed by a party to a contract. Committed by a party to a contract. Fraud. सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 17, और मैंने पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करा। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, अंडरलाइन कर लेना, एनी ऑफ दी, अंडरलाइन करना, एनी ऑफ दी फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी कौन सी है, अभी हमें आराम से लिखेंगे, एनी ऑफ दी फॉलोइंग एक्टिविटी, कॉमा, committed by a party to a contract, comma, with an intention, with an intention to deceive another party, स्पेलिंग देख लेना बेटा, to deceive another party, or to induce him to enter into the contract, enter into the contract। ये आपकी फ्रॉड की डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 7। अब आपको इसको पढ़कर अभी तो कुछ समझ नहीं आया, हम इसका एनालिसिस करेंगे आराम से। बस अभी के लिए जो चीजें बता रहा हूँ उसे अंडरलाइन कर लो। पहली वर्ड अंडरलाइन करना, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी ये वर्ड, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट
सेकेंड सेंटेंस लिखना विद इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, बस, और टू इंड्यूस हिम इनटू एंट्री कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे आपको दिख रहा है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब डेफिनेशन में आगे एक्टिविटी बताइए बेटा, तो आप एक्टिविटी लिखना। अभी ये डेफिनेशन ही चलती है पूरी अभी तक, ए पॉइंट। अच्छा, तो अगर वो फ्रॉड पूरा है, हाँ, जितनी भी एक्टिविटीज है ये सब फ्रॉड में बोला गया कि इंक्लूड होती है, ठीक है। पहला 5 पॉइंट है, प्रॉमिस मेड without any intention of performing it। पहला पॉइंट, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अभी समझेंगे, एनालिसिस करेंगे हम। पॉइंट नंबर बी, एक्टिव कंसीलमेंट। यही टेक्निकल वर्ड है बेटा जो आपको चाहिए पेपर के लिए। अभी एक चीज पढ़ेंगे, टेंशन ना ले तो बस। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। पॉइंट नंबर सी, स्टेटमेंट मेड even knowing it to be false, statement made even knowing it to be false। D point, any other activity fitted to deceive, fitted to deceive। और लास्ट पॉइंट नंबर ई, any such activity or omission as the law specially declares to be fraudulent। ये आपकी फ्रॉड की डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 17। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत ही आराम से आपको समझना है। अब बहुत ध्यान से समझना होगा। पहली चीज जो मैं आपको बता, एज पर सेक्शन 17 5 चीजों को फ्रॉड बोला। कितनी चीजों को? आदो सर जल्दी आगे बोलिए। आपका नाम क्या सर? आदो सर। आप आज फर्स्ट क्लास में बैठिए प्लीज, नहीं बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ। और किस सब्जेक्ट की क्लास? अच्छा, ओके। तो दिव्यांश भाई अभी ना हमारी करंटली लॉ सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, और इस अब ये सब्जेक्ट आपने पहली बार पढ़ा। अभी करंटली आप वैसे आप ही का भी थोड़ा थोड़ा बीच टॉपिक निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ बेटा। अभी ना बस इनके थोड़ा सा रिवाइज करा लो बेटा। अभी ना हम लोगों ने लॉ में एक चैप्टर स्टार्ट किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से रिकैप दे रहा हूँ ताकि चीजें तुझे समझ आ जाए। अब जैसे इंडिया में ना या भारत तो जो ना कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं दो पार्टीज के बीच में। जैसे अब तू यहाँ पढ़ने आएगा तो तेरे और हमारे बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तू कहेगा सर आप हमें सीए फाउंडेशन की कोचिंग प्रोवाइड करो, हम आपसे एक फीस चार्ज करेंगे। तो तूने और हमने आपस में एक प्रॉमिस करा है जिसमें तू हमें एक फीस पे करेगा, हम तुझे ऑब्लिगेशन परफॉर्म करके देंगे, पढ़ा के देंगे। तो बेसिकली जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाया तो क्या मैंने अपनी परफॉर्मेंस ढंग से परफॉर्म करी? नहीं है। अगर एग्जाम तक आपने अपनी फीस की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो क्या आपने अपनी परफॉर्मेंस सही से परफॉर्म करी? नहीं। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लॉज कुछ रूल्स होंगे ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी छोटे बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ 2 साल के, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सही बन पाएगा? तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है,
और वो रूल इस एक्ट में लिखे जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पूरे इंडिया में जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनेगा। एक ये चीज समझ है। अच्छा, अब जो हम चैप्टर अभी करंटली पढ़ रहे हैं ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर चल रहा है वो है प्री कंसेंट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब भी आप दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराओगे तो जो उनकी कंसेंट है ना वो फ्री होनी चाहिए। जैसे फोर्स नहीं होनी। अब जैसे मैं तेरे पास आया, मैंने को देखा भाई अपनी गाड़ी बेचेगा था, तुझे को नहीं, मैंने नहीं बेचा बेटा, मैंने पीछे से कट्टा निकाला तेरे सिर पे, मैंने कहा आप बता बेचेगा क्या। अब तू क्या करेगा, बेचेगा। अब प्राइस बताया नहीं, मेरी प्राइस पे बेचेगा। मैं बोलूंगा कितने की गाड़ी है, तुझे बोला 10 लाख की, मैंने कहा 1 लाख रुपए दूंगा, बेचेगा क्या, तुझे बेचना पड़ेगा। क्या तेरा बेचने का मन है, नहीं, बट तुझे बेचना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने तेरे को एक फिजिकल फोर्स या फिजिकल थ्रेट दिया, या मैंने ऐसे बोला भाई घर पे तेरे छोटी भाई बहन को भगा लूंगा घर से अगर तूने मुझे इतने पैसे नहीं दिए। अभी क्या हो रहा है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसमें मैं तुझे एंटर करा रहा हूँ फोर्सफुली, जिसमें तेरी कंसेंट नहीं है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट क्या हो, फ्री, मतलब कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, कोई प्रेशर ना हो। अगर प्रेशर है तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं बनेगा, और अगर प्रेशर नहीं है, फ्री कंसेंट है, तभी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ में, ठीक है। अब फ्री कंसेंट को जब डिफाइन करा ना, तो हमें बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री तभी होगी जब आपने इन पांचों चीजों का यूज नहीं किया। मतलब दिव्यांश, अगर तूने इन पांचों चीजों का यूज करा है तो उस केस में हम कंसेंट को फ्री नहीं मानेंगे, और अगर इन पांचों केस में कंसेंट फ्री नहीं है तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। ये समझ आया। अब मैंने कुछ कुछ बातें बता दी है, लेकिन अभी एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और टॉपिक का नाम है फ्रॉड। टॉपिक का नाम है फ्रॉड। हाँ हाँ हाँ, मेन चैप्टर चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है वहां फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के हमको 5 हेडिंग पढ़नी है, 2 मैंने बता दी, थर्ड क्या है, फ्रॉड। इंटर रिलेटेड कुछ नहीं, यहाँ से समझना है तो जो बस अपने आप अच्छे से समझ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार मैं समराइज कर देता हूं अपने, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री। अगर कंसेंट फ्री है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अगर आपने कंसेंट किसी प्रेशर या फोर्स में आके दी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है वॉइडेबल। वैलिड मतलब अच्छा, वॉइडेबल मतलब खराब, ठीक है। अब 5 केसेस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए जहां पे हम कंसेंट को फ्री नहीं मानेंगे, और उसमें से हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रॉड। बात समझ आई? मतलब अब तूने, मैंने तेरे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया और मैंने फ्रॉड यूज करा तो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड का बनने में क्या बनेगा, वॉइडेबल। किसका बनेगा, वॉइड। हाँ, सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब व्हाट इज फ्रॉड। हाँ, ठीक है। 17 जो है इस एक्ट का, वो फ्रॉड को बताता है कि फ्रॉड क्या होता है, अगर हो गया तो क्या होगा, मतलब फ्रॉड से रिलेटेड जितनी भी बात है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में, ठीक है। आगे बढ़िए, चलो अब मैंने फ्रॉड की डेफिनेशन लिखवाई है, अब हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं क्या बोल रहे हैं, फ्रॉड क्या होता है। अब हमने इंग्लिश में तो फ्रॉड सुना होगा, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, धोखा है। ये कह रहे जो उसने मुझे दिया था फ्रॉड, अरे जो तुम्हारा बेटा कटता है ना, बस वही वही हम फ्रॉड बोलते हैं। तो हम देखते हैं फ्रॉड होता क्या है, ठीक है। जो उसने करा तुम्हारे साथ वो नहीं, वो तो चीट होता है। अभी हम दोनों को देख रहे हैं। अब एज पर लॉ फ्रॉड होता है विदेश में, क्योंकि आप लॉ पहली बार पढ़ते हैं, मैंने रूल बता दिया। लॉ में ना सबसे बड़ी जो गलती होती है, फाउंडेशन का सबसे ज्यादा फेलिंग जो रेट होता है वो लॉ में होता है, पहले डराने में स्टार्ट करो। रीजन ये है कि बच्चे ने इसे बीएससी और इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे। अब तू कैसे पढ़ेगा, तो इसे लर्न ना कैसे करेगा, तो इसे समझेगा, वर्ड लर्न करेगा और वहां जाके बना देगा, है ना। बेटा लॉ की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक वर्ड, जैसे एक वर्ड है डिस्की, यहाँ पे डिस्की, वैसे डिस्की का मतलब है हाइड करना, डिस्की का मतलब है हाइड करना या छुपाना या लूटना, ऐसी चीजें, एक नेगेटिव वर्ड है। अब इसके और भी वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई और वर्ड यूज करा, स्टील करना, लूटना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे।
लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, अब रटना नहीं है, अगर आप सिर्फ रट लोगे ना तो पेपर में आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पूछेगा कि फ्रॉड क्या होता है, क्योंकि वो केस स्टडी देगा। तो इसको पढ़ना क्या है, आपको उसे समझना पड़ेगा विद एग्जाम्पल अच्छे से एनालाइज करके, और उसके बाद आपको इसकी लैंग्वेज को लर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको दो दो तीन तीन पेज करके डेली लर्न करना पड़ेगा, यही एक तरीका है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा रट जाओ कि भाई इतना बड़ा कैसे रटो, लेकिन देयर आर सर्टेन टर्म्स जो मैं अंडरलाइन करवाऊंगा, वो आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता। सीए की जर्नी में पहली चीज जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ, सेक्शन की बात रही, मैंने पहले बताया था, सेक्शन अगर याद हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है। गलती से गलत सेक्शन लिख कर पूरा आंसर कर दिया। फ्रॉड का सेक्शन 17 है तो लिखा एज पर सेक्शन 16 फ्रॉड मींस फुल डेफिनेशन टेक दी, कट जाएगा। सेक्शन तभी कोट करना है जब 100 क्वेश्चन हो, दिमाग सब कुछ पूछ लेते हैं। क्लियर है, चलो अब समझना चालू करें। क्लियर है, अब देखो, तो फ्रॉड के केस में दिव्यांश कंटेंट फ्री नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, कैसा बनता है, वॉइडेबल। अब होता है फ्रॉड समझो। और सेक्शन 17 बोलता है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वो कौन सी एक्टिविटीज की बात कर रहा है, जो आपको मैंने 5 एक्टिविटीज नीचे लिखवाई ना, ये 5 एक्टिविटी फ्रॉड है, ये 5 एक्टिविटी क्या है, फ्रॉड। लेकिन दिव्यांश ये 500 एक्टिविटी हो गई तो सीधा फ्रॉड नहीं करता, आगे कंडीशन है, जब कोई व्यक्ति इन पांचों में से कोई भी एक एक्टिविटी करेगा, आगे लिखा है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। डिसीव को अंडरलाइन करना अलग से, और डिसीव के साइड में लिख लेना लूटना या धोखा देना। हाँ, डिसीव का मतलब होता है लूटना। दिव्यांश भाई ये डेफिनेशन भी नोट कर लेना, ठीक है। हाँ चल अभी कर ले, आगे से नोट, विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से एक चीज आपको समझनी है, सिर्फ इन 5 एक्टिविटी का होना जरूरी नहीं है। जब ये 5 एक्टिविटी होगी, इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी होगी जिसमें सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन है दूसरे पार्टी को डिसीव करना, क्या करना, और ये जो है ये इंटेंशनली होता है। ट्रू एंड फॉल्स में आता है, फ्रॉड हमेशा एक इंटेंशनल एक्ट है। क्या एक्ट है, मतलब ये अनइंटेंशनल नहीं होता, मतलब मैं जानबूझ के इस इंटेंशन से कि मैं डिसीव करना चाहता हूं। जब ये 5 में से कोई भी एक काम कर लूंगा तो एज पर लॉ मैंने क्या कर दिया, फ्रॉड। अभी 5 एक्टिविटी करके समझेंगे, बट पहले दिमाग जितना, अगर 5 में कोई भी एक काम करा, दूसरी बात इंटेंशनली करा, तीसरी बात इंटेंशन टू क्या थी, डिसीव दी अदर पार्टी थी, तो आपने क्या कर दिया, फ्रॉड। Any of the following activity committed by a party to a contract with an intention to deceive another party or to induce him, ताकि आप उसमें दबाव ला सको या मैनिपुलेट कर सको to enter into a। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बेटा मान लीजिए ये मेरे पास ग्लास है, ये मेरा ग्लास नहीं है, और मैंने दिव्यांश बोला, दिव्यांश देख क्या मस्त ग्लास है बेटा, इसमें पानी के साथ साथ कुछ और भी पिएगा एकदम मजा आएगा, एकदम चिल चिल ठंडा ठंडा। मैंने कहा ये बेटा पी के दे एक बार, इसने लिया, जब पी के देखो, कह रहा सर क्या मजा आ गया, कह रहा सर आपका ग्लास है क्या, मैंने कहा हाँ अभी अभी खरीदा 50 रुपए में, तुझे अगर चाहिए तो तुझे दे दूंगा 40 रुपए में, मेरा ग्लास नहीं है, मैंने कहा तुझे अगर चाहिए तो तुझे दे दूंगा 40 रुपए में, और बेटा मैंने इसे कमोडिटी बेच दी। क्या ये कमोडिटी मेरी थी, क्या ये बात मुझे पता थी, मुझे पता था ना मेरी नहीं है, फिर भी ये जानते हुए इससे 40 रुपए लूटने के इंटेंशन से मैंने इसे सेल कर दिया, मतलब एज पर सेक्शन 17 मैंने क्या कर दिया, फ्रॉड। आई होप दिस इज क्लियर। अब वो एक्टिविटीज क्या होगी, देखो एक्टिविटीज वेरी सिंपल। पहली एक्टिविटी क्या है, प्रॉमिस मेड। एक्टिविटी नंबर 1 है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, मतलब आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो और इस इंटेंशन के साथ कि आप उसे परफॉर्म नहीं। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई 30,000 फीस सबमिट कर देना और मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ लॉ पढ़ाने का, लेकिन मुझे पता है जैसे फीस दोगे ना वैसे पढ़ाना बंद, भाग जाऊंगा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाग जाऊंगा, ये डर कह रहे हैं सर। ठीक है, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो विदाउट परफॉर्मिंग इट, ये पहली एक्टिविटी है फ्रॉड में।
दूसरा पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट। अब ये नया वर्ड है, प्लीज इसे अंडरलाइन कर लेना बेटा, एक्टिव कंसीलमेंट, थोड़ा सा टेक्निकल। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, जरा जैसे क्या, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। बेटा कंसीलमेंट मतलब होता है छुपाना, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब होता है हाइड करना। कंसीलमेंट मतलब कंसीलमेंट को अंडरलाइन करना, और कंसीलमेंट को अंडरलाइन करके लिख देना हाइड करना। और दिव्यांश मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसा फैक्ट अगर दिव्यांश वो तुझे पता होगा तो तू वो डिसीजन नहीं ले, जो तेरे डिसीजन की इम्पैक्ट डाल दे, इस फैक्ट को बोलते हैं मटेरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी बेटा शादी हो गई, मान लो इसकी सूरज की शादी हो गई, एक लड़की से हो गई, ऑब्वियसली लड़की से हो गई। अब सूरज की शादी हो रही है और शादी के मंडप में बैठा है। अब सूरज शादी के मंडप में ये बता रहा है कि यार मेरी ना इससे पहले जो जॉब थी ना वो ये वाली जॉब थी और उसकी सैलरी इतनी थी। क्या ऐसे फैक्ट से इसे कोई मतलब है इससे पहले वो क्या जॉब करते था, कितनी सैलरी थी? जो इसकी वाइफ है उसको मतलब इससे प्रीवियस जॉब उसकी मान लो सेल्स में थी और उसकी सैलरी 10,000 रुपए कम थी। क्या उसे कोई मतलब है? क्या वो शादी रोक देगी? तो उसके लिए वो फैक्ट मटीरियल नहीं है। और वो बोलेगी क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने छुपाया भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसने बताया कि इससे पहले मेरी एक शादी हो रखी है और उससे मेरे 2 बच्चे हैं, मान लो मंडप पे बता रहा है, तो बेटा इसकी पिटाई 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 जो होगी वो तो अलग है, पर क्या लड़की के डिसीजन में चेंज आएगा? अब इसने पता क्या किया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल। इसने एक ऐसा फैक्ट को छुपा दिया जो अगर ये बताता तो शायद लड़की इसके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर, मतलब इसने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। समझ आया? धोखा। हाँ, तो पहला प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। सेकंड, अगर आपने कोई भी एक्टिव कंसीलमेंट कर दी, लेकिन याद रखना अगर आप कोई इमटेरियल फैक्ट छुपा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इमटेरियल तो बेकार है ना। कैसा फैक्ट होना चाहिए? मटीरियल फैक्ट। मटीरियल फैक्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो वो भी फ्रॉड होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? स्टेटमेंट मेड। शिवाजी भाई क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स। बेटा आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो और आपको पता है, आपको नोन है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। जैसे मैंने बोला ये बेटा ग्लास खरीद ले, मेरा ग्लास है। अब मैंने बोला मेरा ग्लास है, ये फॉल्स है ना, और मुझे पता है फिर भी मैं दे रहा हूँ, फ्रॉड। तो पहला प्रॉमिस, बेटा पहले वाले में प्रॉमिस, वो मैंने बोला था ना कि मैं पढ़ाऊंगा लॉ का, फीस दूंगा, है ना, और फीस लेने के बाद मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैंने प्रॉमिस करा था और मेरी इंटेंशन जो थी वो क्या थी, नॉट परफॉर्मिंग इट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल क्या कर दिया, मैंने कोई स्टेटमेंट दी जो मुझे पता है झूठ है, फिर भी मैंने दे दी। अगला बोल रहा है, कह रहा है एनी अदर एक्टिविटी। अब इसने स्कोप छोड़ दिया, कह रहा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे आपका इंटेंशन क्या है, डिसीव करना, लूटना सामने वाले को, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी बेटा जिसे ना लॉ ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर करा है फ्रॉडुलेंट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे लॉ ने बोल दिया कि ये फ्रॉड है, उसे भी हम क्या मानेंगे, फ्रॉड। तो अगर आप देखो, देखो स्टार्टिंग से 3 पॉइंट जो है, बाकी 200 थोड़े नजदीक से है, तो कॉमन है, कोई भी एक्टिविटी जो लॉ ने बोल दी या कोई भी एक्टिविटी जिसमें डिसीव करना इंटेंशन। तो यहाँ पे बेटा फ्रॉड की डेफिनेशन होगी कंप्लीट, एक बार रिपीट करेंगे वापस से। पहली बात, पहला पॉइंट, पांचों में से कोई भी एक्टिविटी जो कोई पर्सन करे जिसका इंटेंशन क्या है, टू डिसीव द अदर पार्टी। अब 5 एक्टिविटी क्या है? पहला, promise made without any intention of performing. Second, active concealment of fact. Third, statement made even when it is false. कोई भी एक्टिविटी जिसका इंटेंशन किसी करना है या कोई भी एक्टिविटी जिसको लॉ ने क्या बोला है, फ्रॉड। ये 5 एक्टिविटी अगर आपने की और वो भी इंटेंशनली, और वो भी सामने वाले को डिसीव करने के इंटेंशन से, तो ये फ्रॉड होगा। हाँ बेटा यहाँ पे ना हमें ना, देख मैं तेरे को एक चीज क्लियर कर दूं। हाँ, हाँ शॉर्ट में आईपीसीआर, ये क्रिमिनल एक्ट, क्योंकि आप इंटेंशनली कर रहे हो ना। लेकिन
हमें ना यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं देखनी। अब तू कभी ये नहीं पढ़ेगा कि इसमें जेल कितने साल की होगी, क्योंकि मैंने बताया था हमें क्रिमिनल लॉ एस्पेक्ट पढ़ना ही है। जब मैंने कोवर्जन बताया, कोवर्जन एक क्रिमिनल इलीगल एक्टिविटी थी, लेकिन जब उन्होंने इम्प्रिजनमेंट बताया जेल कितने टाइम की, नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें बताई। तो ये हाँ नहीं नहीं कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो पढ़ना है। जैसे फ्रॉड यूज करके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं करता, वॉइडेबल बनता है, ये कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन फ्रॉड करने के बाद मैं बताया दो ऐसा पेनल्टी कभी है, जो आप फ्रॉड करते हो तो उसमें आपकी लाइबिलिटी होती है, कंपनी फ्रॉड करते हो तो लाइबिलिटी होती है 5 लाख से स्टार्ट होती है, और वो अप टू एनी लिमिट जाती है जो कोर्ट डिसाइड करे। लेकिन एक क्रिमिनल लाइबिलिटी तुम्हारे सिविल में नहीं, तुम्हें सिविल कमर्शियल वे में पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट पे क्या असर पड़े। चलो फ्रॉड क्लियर है 100%। चलो अब इसका एनालिसिस समझते हैं बेटा, थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हो गया, ये इतना लिख लिया ना। हाँ अब साथ साथ देखो। अच्छा अब यहाँ से रिवर्स साथ लिखना, पॉइंट नंबर 2 लिखना बेटा। ये और हाँ फर्स्ट सेकंड का थर्ड ही लिखो। नहीं नहीं नहीं, अभी चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अब उस चैप्टर में स्टार्टिंग से पहले उसका इंट्रोडक्शन है, फिर टाइप्स है, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, तो ये 3-4 टॉपिक हमने कर लिए, सब कर दिए। अच्छा फिर कैसे चैप्टर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर डिफरेंस है। अब जैसे पार्टनरशिप तूने बोला तो चैप्टर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप करके 3-4 यूनिट और टोटल 7 कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, नेगोशिएबल और एक और था। हाँ, ठीक है चैप्टर, हर चैप्टर में 5 6 4 5 यूनिट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यूनिट है और सबसे ज्यादा वेटेज लगा 100 में से 50 मार्क्स का चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट करके, थोड़ा बड़ा है सबसे बड़ा है। 40 हाँ हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है बस, बड़ा एक छोड़ा नहीं, ऐसे नहीं करना। चलो हेडिंग डालना, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डेफिनेशन में डालने। बेटा सबसे पहले एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17 में पहला पॉइंट आपको याद होगा, ऐसे ही बनाना जैसे बना लो, आपको फॉलोइंग एक्टिविटीज करनी है। फ्रॉड में हमेशा फॉलोइंग एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटी ए से लेके एक्टिविटी ई तक, आपको एक्टिविटी ए से लेके कोई भी एक्टिविटी ई तक करनी है। प्लस सेकेंड एनालिसिस में जो आपको पॉइंट याद रखना है, इसमें आपका जो इंटेंशन है, इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी होना चाहिए। रिवर्स तूने ए से ई तक कोई भी एक्टिविटी करी, ऊपर वाली पार्ट है ना। सेकंड पार्ट आपका इंटेंशन का होना चाहिए रिसीव करना। तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट फ्रॉड करने के लिए, उसमें याद रखना जो अदर पार्टी ना, अदर पार्टी वो आपकी झूठी इंफॉर्मेशन पे, पहला एक्ट ऑन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट नंबर 2 रिलाइड ऑन इट, पॉइंट नंबर 3 मस्ट हैव बीन डिसीव्ड। तो फ्रॉड नहीं है, मतलब मान ली तूने एक्टिविटी करी, आपका इंटेंशन डिसीव करना था, लेकिन सामने वाली पार्टी उस फॉल्स इंफॉर्मेशन में एक्ट रिलाय और डिसीव नहीं हुई, तो फ्रॉड कमिट हुआ नहीं। तो सामने वाली पार्टी एक्ट करेगी, आप पे रिलाय करेगी आपकी फॉल्स इंफॉर्मेशन पे, और रिलाय करके वो लुट जाएगी। और ये सब के साथ एक फोर्थ पॉइंट आपको और याद रखना है, इन सब के साथ अगर कंबाइंड वे में, लास्ट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट के साथ कंबाइंड वे में अगर उसे
लास्ट लिखना, अदर पार्टी consequently suffered a loss। अदर पार्टी को बेटा क्या हो गया, लॉस हो गया, तब आप बोलोगे कि फ्रॉड कमिट हुआ। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहले ए से ई तक कोई भी एक्टिविटी होगी, इंटेंशन टू डिसीव होगा, अदर पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन में एक्ट, रिलाय और डिसीव होगी, और उस एक्ट से उसको क्या हो जाएगा, लॉस। जब ये चारों पॉइंट्स मिलेंगे तो आप बोलोगे कि फ्रॉड कमिट हुआ। तो सर मतलब जैसे ए से तक लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ये वाला सेकंड इंटेंशन टू डिसीव, इसकी थर्ड इसका फोर्थ, ऐसे सब बना के पॉइंट्स में, ठीक, मतलब यही चीज है पॉइंट्स में। हाँ, जो इको और मैथ्स है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरा 100 मार्क्स। हाँ, क्वांट और इको, और जो अकाउंट्स और लॉ है वो सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला 3 आवर्स का पेपर। ठीक है, थोड़े ट्रू और फॉल्स आ जाते हैं इनिशियली फर्स्ट क्वेश्चन में, कभी कभार अकाउंट्स में तो आती है, लॉ में भी कभी कभार आती है, बट कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो पहले तो ये क्या है, दिव्यांश में डेफिनेशन हो गई फ्रॉड की पहला, और दूसरा फ्रॉड का एनालिसिस हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 लिखो। हेडिंग है ये इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड। अब हमें इफेक्ट देखने पड़ेंगे, लेकिन क्या दिव्यांश हमें इफेक्ट्स में क्रिमिनल इफेक्ट देखने हैं नहीं, हमें सिर्फ कमर्शियल इफेक्ट देखना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो देखो। कॉन्सिक्वेंसेस बोलो, इफेक्ट बोलो, एक ही बात है। तो लास्ट पॉइंट नंबर 3 लिखो, इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड। पॉइंट नंबर 1 लिखना, इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड में हेडिंग डाल के, इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड। पहले पहले नॉर्मल लिखना, अभी ये पॉइंट में नहीं आ रहा, पहले नॉर्मल है। When the consent to an agreement, when the consent when the consent to an agreement is caused by the fraud, is caused by fraud, comma, the contract is voidable, the contract is voidable at the option of the defrauded party। डिफ्रॉडेड कौन है, जिसने फ्रॉड नहीं करा। तो अगर वो चाहे, अगर डिफ्रॉडेड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है। क्या बना सकती है, वॉइडेबल। एंड एंड हैज द फॉलोइंग रेमेडीज, और लॉ उसे कुछ रेमेडीज भी देता है। फॉलोइंग रेमेडीज, अब देखिए बेटा क्या रेमेडीज अवेलेबल है। अब लिखिए आप नंबर 8। पहली बात तो दिव्यांश क्या याद रखना है, अगर फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट बना है तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल, ये तो फिक्स है। दूसरी बात, जो डिफ्रॉडेड पार्टी है जिसके साथ धोखा हुआ है, उसके पास कुछ रेमेडीज है। क्या क्या रेमेडीज लॉ से देता है, नंबर 1 लिखना, रीसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड restore all the benefits, restore all the benefits if any provided।
बेटा क्या यही चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी सुयश? अब दिव्यांश भाई आपको देखना है प्रोवाइडेड, अब आपको देखना है ये होता क्या है। बेटा रीसाइंड को ना अंडरलाइन कर ले और रीसाइंड को मार्क करके लिख ले। रीसाइंड मतलब होता है रिवोक या कैंसिल करना, मतलब जैसे कभी हुआ ही नहीं ऐसा बना देना, रिवोक या कैंसिल करना। तो पहली रेमेडी जो डिफ्रॉडेड पार्टी है, अगर वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कैंसिल कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। जैसे मैंने तेरे को ये ग्लास फ्रॉड तरीके से बेच दिया था 50 रुपए। अब मैं अगर तू अगर चाहे तो बोले कोर्ट में जाके सर इसने फ्रॉड करा था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करना है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तेरे को पहला ऑप्शन दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड कर दो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो। अब ये ग्लास जो मैंने तुझे दिया था तो मुझे वापस दे, और जो पैसे तूने मुझे दिए थे मैं वो तुझे वापस। तो कॉन्ट्रैक्ट को कर दो रिसाइड, एंड अगर कोई बेनिफिट एक्सचेंज हुआ है तो उसे क्या कर लो? रिस्टोर। ये पहला रेमेडी फ्रॉड होने का। क्लियर है? चलो सेकंड में लिखना। सेकंड केस में कई बार हो सकता है फ्रॉड करने से दिव्यांश को कुछ डैमेजेस भी क्लेम हो। बेटा हो सकता है इसको डैमेज हो जाए किसी तरह का, तो दिव्यांश के पास सेकंड रेमेडी आती है, पता क्या? सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस। ये कोर्ट में जाएगा तो सर नहीं, ये रिस्टोर एंड, ठीक है। दिव्यांश सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है? तू डैमेज शूट कर सकता है। तू आया तेरे मन पर बोला सर इन्होंने मुझे फ्रॉड कर दिया, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करा है, अब उस फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मैं रिसाइन करके बेनिफिट तो रिस्टोर करूंगा ही करूंगा, लेकिन जो मुझे डैमेज हुआ मुझे उसका पैसा भी चाहिए। सर जैसे एग्जाम, बेटा मान मुझे एक घर है, अब वो घर मेरा नहीं था या किसी और का था या घर में कोई प्रॉब्लम थी, और मैंने वो घर फ्रॉड के तरीके से आप बेच दिया। मान लो सूरज का घर था और मैं ऐसा रिप्रेजेंट करा कि मेरा घर है, और मैंने दिव्यांश को सूरज का घर बेच दिया और इससे 50 लाख रुपए रिकवर कर दिया और भाग गया। अब फ्रॉड हो गया है ना। स्टेटमेंट मेड इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स, मेरा तो था नहीं, इंटेंशन टू डिसीव थी, ये डिसीव हो गया, इसको लॉस हो गया। अब ये गया कोर्ट के पास, इसने बताया कि सर सूरज का घर था, रोहित सर ने बेच दिया, मेरे को लगा रोहित सर का घर था, उन्होंने फॉल्स पेपर भी करा दिया, देखो पेपर इतने असली थे मुझे पता नहीं लगा, इसने सब कुछ प्रूव कर दिया। अब पहली चीज क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा अपना? वॉइडेबल। दिव्यांश तू कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर देगा? रीसाइन कर देगा कि सर कैंसिल करो, और मेरे जो 40 लाख रुपए है वो मुझे वापस दिलाओ। ये तो रजिस्टर हो गया बेनिफिट। अब इसने बोला कि सर इस पूरे फ्रॉड के चक्कर में मैंने अपने पुराने घर को बेचा, उससे शिफ्ट करा, शिफ्ट करके इस नए घर पर आया, नए घर पे इतने कलेश हुए, फिर मैं रेंट पे रहने गया, एक हफ्ते से मैं रेंट पे रह रहा हूं, इन सब के लिए तो एक्सपेंसिव है भाई। आपने फ्रॉड करा, उससे मैंने अपना घर छोड़ा, रेंट पे आपके पास आया, 3 महीने यहाँ रहा, रेंट पे इधर रहा उधर रहा, इस पूरा जो मुझे डैमेज हुआ है इस फ्रॉड के चक्कर में, उसके भी तो खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे ना। किसको? मुझे उठाने पड़ेंगे। तो सेकंड जो रेमेडी है, अगर आपको कोई डैमेज भी हो रहा है उस केस में, तो आप सूट फॉर जाना सकते हो डैमेजेस पर। दिव्यांग जाएगा नहीं, तुझे डैमेज होने का तू सूट कर देगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि डैमेज हुआ है। अगर वो डैमेज हुआ है तो आप सूट फॉर डैमेजेस की भी रेमेडीज ले सकते हो। संदीप क्लियर है एकदम? दिव्यांश मेरे भाई क्लियर है सबका? लास्ट पॉइंट नंबर 3 लिख लो। लास्ट पॉइंट नंबर 3, जो कुछ केसेस में पॉसिबल है कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं है। ही कैन इंसिस्ट, ही कौन है यहां पे? डिफ्रॉडेड पार्टी। ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट on the condition that he shall be put in the position in which he would have been had the representation made been true। अब सर ये क्या बोल गया तो समझ ही नहीं आ रहा।
ये थोड़ा भारी है, सुनो। पहला कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बनेगा, डिफ्रॉडेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन करके कोई बेनिफिट दिया तो उसे वापस ले लेगी। अगर कोई डैमेज हो रहे हैं तो डैमेजेस से क्लेम करके इसने फ्रॉड करा है। और कुछ केसेस में अब ये अड़ गया, ये कहना नहीं सर मुझे तो वही परफॉर्मेंस चाहिए। मतलब ये ग्लास बेचने के लिए नहीं था, मैंने इसे धूप में बेच दिया। अब ये कह रहा है कि मुझे तो भैया ग्लास ही चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट बना है तो जो डिफ्रॉडेड पार्टी उसकी गलती नहीं है, वो कुछ केसेस में इंसिस्ट कर सकता है कि मुझे तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए और मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट पहले बनाया था फ्रॉड वाला उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस करके दो। अब देखो ये हर जगह नहीं मांग सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर वाला केस था, अब घर की का है, क्या ये मेरे से हो सकता है कि नहीं मुझे तो वही कॉन्ट्रैक्ट करके तो घर बेचो, भाई वो तो सुरेश पे डिपेंड करता है। अब कोर्ट में अगर सुरेश कहेगा मुझे नहीं बेचना तो क्या थर्ड ऑप्शन तेरे पास अवेलेबल है? नहीं। तो ये जहां पे पॉसिबल है कोर्ट वहां पे करवा सकता है, जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे नहीं होगा, लेकिन ये दोनों तो अवेलेबल होंगे। जी सर। भाई बताया, वनडी में बताया था कि कई बार फार्मर्स का लॉस हो रहा था, तुझे याद है? तो वो मॉडिफाई करके दे रहा था अपने, वनडी में फ्रॉड में। पहले बताओ भाई यार यहाँ तक क्लियर? पक्की बात एकदम, एक बार रिपीट करते हैं, वापस से स्टार्टिंग से आ जाओ फटाफट जल्दी से, कोशिश करेंगे अपने को लर्न हो। फ्रॉड बता रहे सेक्शन नंबर 70 कह रहा है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, 5 एक्टिविटी है जहां पे आपका क्या था, इंटेंशन था, क्या था? इंटेंशन ही होता है, इंटेंशन किस चीज का था? टू डिसीव द अदर पार्टी, टू डिसीव द अदर पार्टी। अब फॉलोइंग एक्टिविटी कौन सी है? 5। पहला, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। सेकंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। Third, statement made even knowing it to be false. Fourth, any activity is repeated to deceive. और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लॉ ने क्या बताई है fraudulent। इन पांचों में से कोई भी एक्टिविटी करी जहां पे इंटेंशन था फ्रॉड का, उससे करने का तो फ्रॉड है। एनालिसिस करके दिया तो 4 पॉइंट याद रखना। सबसे पहले दिव्यांश फॉलोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। सेकंड पॉइंट, इंटेंशन टू डिसीव। थर्ड, अदर पार्टी एक्ट का रिलाई और डिसीव हो गया और उसे किसी भी तरह का क्या हो गया, लॉस, तो एज पर लॉ आपने फ्रॉड कमिट कर दी। अब फ्रॉड कमिट करने के बाद क्या इफेक्ट होंगे? तो 4 इफेक्ट याद रखना। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वर्डेबल और डिफ्रॉडेड पार्टी के पास कुछ रेमेडीज आती है, 3 रेमेडीज। पहला, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके बेनिफिट को रिस्टोर कर सकते। दूसरा, अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो वो फ्रॉड वाली पार्टी पे सूट और डैमेजेस भी कर सकता है, मतलब वो केस फाइल करेगा कि मुझे डैमेजेस भी दोगे भैया। और तीसरा, ये कभी कभी अवेलेबल होता है, वो कुछ केसेस में इंसिस्ट कर सकता है कि मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट की सेम परफॉर्मेंस चाहिए जो फ्रॉड वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमने प्रॉमिस किया। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए फिर। आई होप किसी को कोई डाउट ना हो। अंडरलाइन कर लेना बेटा, जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। रीसाइन कर सकता है और रिस्टोर कर सकता है बेनिफिट्स को, डैमेजेस क्लेम करेगा और इंसिस्ट कर सकता है परफॉर्मेंस को ही, मुझे तो परफॉर्मेंस ही। नेक्स्ट सेटिंग ना, अब बेटा फ्रॉड अभी खत्म नहीं। फ्रॉड को सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाने वाला टॉपिक आपको बता रहा हूं, पेपर में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, केस स्टडी भी बन सकती है बट डायरेक्ट भी बनता है। फ्रॉड का ही पार्ट है, लेकिन हम अलग से हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालना, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। हेडिंग डालो, न्यू हेडिंग एकदम। फ्रॉड के अंदर अभी मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा इस टॉपिक के बाद। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल उठ गया, प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि दिव्यांश आया था, मैं घर के पास खड़ा था,
दिव्यांश ने बोला सर ये आपका घर है, अच्छा आप बाहर खड़े हो आपका ही होगा, सर ये वाला घर है मुझे 50 लाख रुपए में बेच दो। दिव्यांश ने भाई 50 लाख रुपए यहाँ नीचे रख दिए और मैं ऐसे खड़ा हूँ। दिव्यांश ना मैंने तेरे को हाँ बोला, ना मैंने तेरे को ना बोला, ना ही मैंने कोई रिस्पॉन्स करा, मैं तो जी ऐसे ही खड़ा रहा। क्वेश्चन ये है, अगर पार्टी साइलेंस मेंटेन करके बैठी है, ना हाँ बोल रही है ना बोल रही है, तो क्या साइलेंस मेंटेन करना भी एक फ्रॉड है? अब ये समझना, अब ये समझना, सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल इसका बहुत एक फेमस केस लॉ भी करवाऊंगा। होता क्या, दो पर्सन, ठीक है, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये एक्चुअल में केस लॉ है तब ये प्रोविजन आया था। अब दिव्यांश मिस्टर ए के बाद ना पिग्स थे, पिग्स ह्यूमर होता है ना, ए के पास पिग्स थे फार्म में, बी जो है उसके फार्म में विजिट करता है और सब कुछ वो एकदम बढ़िया तरीके से देता है, पिग भी बढ़िया एकदम अच्छी क्वालिटी के। तो वो कहता है ए को कि मुझे अपने पिग्स बेच दो एट अ सर्टेन अमाउंट, और ए उन पिग्स को बेच के बी को दे देता है। जब बी बाद में उन पिग्स को घर लेके आता है तो बी देखता है कि सारे पिग्स को बहुत ज्यादा फीवर हो रहा था और उनकी तबीयत खराब हो चुकी। और ये बात पे, इस फीवर वाली बात पे ए ने क्या मेंटेन करा था, साइलेंस। सेल करते टाइम उसने बताया नहीं कि भाई ऐसा कुछ है। अब बी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भैया इसने मेरे साथ फ्रॉड करा। क्या करा है, फ्रॉड करा। पॉइंट समझ आ रहा है? क्योंकि भाई देखो ना, फैक्ट का नाम बताना भी तो एक तरीके गड़बड़ है ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस बेसिस पे बी ने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। अब कोर्ट ने पता है क्या जजमेंट किया, ये कोर्ट का जजमेंट है, सिर्फ साइलेंस मेंटेन करना फ्रॉड नहीं होता। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस इज, ये जनरल रूल है, साइलेंस कभी भी फ्रॉड नहीं होता। कोर्ट ने पता क्या बोला, कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया, कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एंटर। 8 नंबर का है, अगले एक्ट में पढ़ेंगे हम, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एंटर, लैटिन वर्ड। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट पता है क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका जो है ना, जब एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मैं अपना सामान बेच रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये ग्लास बेच रहा हूं और ये ग्लास, ये ग्लास में बेच रहा हूं और ये ग्लास में किसको बेचा, दिव्यांश। ये कॉन्सेप्ट कहता है दिव्यांश, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू उस ग्लास की क्वालिटी और सूटेबिलिटी को चेक करेगा। जब आप सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हो तो कोई सेलर कभी ये बोलेगा कि आ जाओ सबसे सड़े हुए टमाटर ले लो, वो क्या बोलेगा, फ्रेश टमाटर लो, अभी लाया मार्केट से, अभी फ्रेश है, कोई वो नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। वो तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ ही करेगा ना, लेकिन क्वालिटी और सूटेबिलिटी चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की। भाई जो खरीद रहा है वो तो साइलेंस मेंटेन ही करेगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, देख पता है क्या होता है, उस, अब जब तू सब्जी लेने जा रहा है तो वहां पे कुछ फ्रेश भी है, कुछ खराब भी है। अब तेरी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि वो टमाटर को सेलेक्ट करे, अच्छे से एनालाइज करे और अच्छा टमाटर डाले, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जो बायर, जो सेलर है ना, वो तो चुप ही रहेगा, वो अपने प्रोडक्ट की कमियां नहीं बताएगा आपको सामने से, वो साइलेंट, वो अच्छी बात तो बताएगा कि इस रेंज में फ्रेश टमाटर है, जो कि होंगे, लेकिन क्या वो हाईलाइट करेगा खराब वाले पार्ट को, नहीं, वो कमियों को साइलेंट लेके चलेगा। और ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेक करो अच्छे से, क्वालिटी को, सूटेबिलिटी को, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप खरीदना। बाद में अगर प्रॉब्लम हुई ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर इज नॉट, वो फ्रॉड नहीं है फिर। यार या तो वो आपको चेक करने नहीं देगा कि भाई चेक नहीं करना, उधर रहो, अच्छे है मैंने बोल दिया, तब गलती है, वो तो देख रहे हैं ना क्या सामने प्रोडक्ट है भाई। बात समझ आ रही है? तो दिव्यांश यहाँ पे पहली बात जो आपको जनरल रूल याद रखना है, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस इज नॉट। लेकिन ये जनरल रूल है, इसके एक्सेप्शन है, अभी दूंगा मैं। पहले बेसिक प्रिंसिपल समझ आया, पक्का। चलो पहले से लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1, a party to the contract is under no obligation, a party to the contract is under no obligation to disclose the whole truth
टू दी अदर पार्टी। पहले तो लॉ ने क्लियर बता दिया भाई, कोई भी पार्टी सारा सच सामने वाली पार्टी को बताएगी नहीं, हमेशा कोई नहीं बताएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बायर है, सारा सच जानना। पॉइंट नंबर 2, द प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्प्टर। बेटा ये हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है केवियट एम्प्टर पे हम हर पेपर में, तो मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं जितना काम का उतना बता रहा हूं। दैट इज, इसका मतलब होता है लैटिन में लेट दी बायर बिवेयर। दिव्यांश क्या बोल रहे बेटा, नाम से समझ आ रहा है ना, लेट दी बायर बिवेयर। बायर भैया तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिवेयर रही हो, चेक कर लियो सब कुछ कोई भी सामान लेने से पहले। लेट द बायर बिवेयर इज द रूल एप्लीकेबल, is the rule applicable to contracts, full stop. Point number 3, there is no duty, there is no duty to speak in such cases, and silence does not amount to fraud. Silence does not amount to fraud. Point number 4, last, there is no duty to disclose all the facts which are within the knowledge of the parties, and the buyer is alone responsible. The buyer is alone responsible for checking the quality and suitability of a good before a purchase is made. Before a purchase is made. भाई सेलर अपनी कमियां नहीं बताएगा, वो तो कमियों को लेके साइलेंस ही रहेगा। इट इज दी बायर्स ओन रिस्पांसिबिलिटी फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ बिफोर परचेज इज मेड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इसमें इसमें नीचे लिख लेना केस लॉ, नोट बना के। अब संदीप भाई को तो पहले से पता है ये क्या होता है, आप लोगों को मैं बता दूं बेटा। केस लॉ बेसिकली क्या होता है ना, केस लॉज होते हैं आपकी बुक में भर भर के है, और इनसे पेपर में केस स्टडी बनती है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, नाम वाम बदल देते हैं बस। और अगर आपको साइलेंस इज नॉट फ्रॉड का क्वेश्चन आया और आपने ये केस लॉ मेंशन कर दिया, तो एग्जामिनर के लिए ना अलग से ही एक इमेज बन जाएगी कि भाई बच्चों को केस लॉ तक याद, इंप्रेस हो जाएगा। इसका केस लॉ होता है बेटा वर्ड वर्सेस हॉब। अभी तो आपको याद है पिग वाली कहानी सुनाई थी, वर्ड वर्सेस हॉब, ये केस लॉ है। ये दो बंदों के नाम है, वर्ड वर्सेस हॉब। अब इसमें ना जब भी हम केस लॉ लिखते हैं ना दिव्यांश, एक चीज याद रखिए बेटा, जो पहला पर्सन है ना वर्ड, इसे बोलते हैं प्लेंटिव। क्या बोलते हैं? प्लेंटिव होता है जो केस फाइल करता है, जो प्लेंटिव डबल है, प्लेंटिव होता है जो केस फाइल करता है। और ये जो पीछे वाला बंदा है इसे बोलते हैं डिफेंडेंट, जो केस को डिफेंड करेगा, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हो। तो इसमें मैंने कहानी बताई थी, क्या कहानी थी? एक पर्सन था हॉब, एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे बेटा। हॉब के पास एक फार्म हाउस था, और फार्म हाउस में इसके पास बहुत सारे क्या थे? पिग्स। एक्चुअल स्टोरी है।
ठीक है, इसके बाद बहुत सारे पिक्स थे। अब एक पर्सन था वर्ड, ये इसका फार्म हाउस विजिट करता है और इसको पिग्स बहुत पसंद आते हैं, तो ये इससे बोलता है मुझे अपने पिग्स भेज दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में दिव्यांश कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें हॉब वर्ड को सोल्ड पिग्स पिग्स भेज देता है। लेकिन एक जो फैक्ट है जो हॉब ने डिस्क्लोज नहीं करा, साइलेंस रहा, कि भैया जो पिग्स है वो क्या करते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, इनको फीवर हो रखा था भाई पिग्स को, और ये बात ये साइलेंट रह गया। और ना ही वर्ड ने बिना चेक करे, बिना सूटेबिलिटी चेक करे, लेट द बाय लिया ही और उसे सीधा परचेज करे, घर आ गया। अब बाद में वर्ड ने बोला कोर्ट में जाके कि एच यानी हॉब डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट pigs are suffering from fever. तो बेटा बताओ, अब देखो केस किसने फाइल करा सुयश, वर्ड ने, तभी आगे वर्ड बंद लिखा हुआ, जो आगे वाला बंदा था प्लेंटिव है। अब सफरिंग फ्रॉम पिग्स, पिग्स सफरिंग फ्रॉम पिग्स, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सॉरी, ठीक है। अब कोर्ट जो है, कोर्ट ने बेटा अपना जजमेंट दिया है किसके साथ, हॉब के साथ। उसने कहा भाई सेल हो चुकी है, पिग बिक चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वर्ड ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पिग की क्वालिटी और सुटेबिलिटी चेक करवाई। तो यहाँ पे वर्ड के हिसाब से कोर्ट के अकॉर्डिंगली साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। पहले बताओ ये समझ आया। हाँ, तो अगर आपको साइलेंस और फ्रॉड का क्वेश्चन है तो मैंने बेटा आपको जनरल रूल के 4 पॉइंट लिखवा दिए। जनरल रूल क्या है, साइलेंट फ्रॉड नहीं होता, बिना साइलेंट फ्रॉड नहीं होता। कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मीन लेट द बायर होल्डर। ये कहता है भैया देखो कोई भी सेलर की कमियां नहीं बताएगा, वो तो अच्छा ही बताएगा सब, वो कमियां ढूंढना बायर का काम है, एंड बायर इज अलोन रिस्पांसिबल फॉर चेकिंग क्वालिटी पूरा परचेज। यहाँ पे केस को अलग वर्ड वर्सेस वर्ब का मेंशन कर दोगे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत पहले बताओ। अब आज के लिए तो इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इस लॉ के एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये हुई आज तुम्हारे, मेरे को सर ने 12:30 का टाइम दे दिया और आज वैसे तो 12:30 दे दी थी। अच्छा हाँ, तो सर ने तुम्हें तो बता दी 1:30, मुझे बताना भूल गया, तो मैं 11:30 से बस। चलो कोई नहीं, पहले बताओ ये जनरल रूल है। दिव्यांश भाई अगली क्लास में ना हम इस रूल का एक्सेप्शन पढ़ेंगे। 2 एक्सेप्शन है, उन दोनों जगह पे अगर सेलर साइलेंट रह गया तो फिर हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, फ्रॉड। संदीप नॉर्मली साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, लेकिन 2 केस ऐसे हैं जहां पे अगर आप साइलेंट रह गए तो फिर वो फ्रॉड हो जाएगा। तो वो हम अगली क्लास करेंगे जी सभी। मेरी क्लास होगी भाई थर्सडे सैटरडे 12:30 to 2। सैटरडे 1:30 कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो 12 to 4 3:30 तक का टाइम फ्री होता है। एक बार मैं प्रशांत सर को बोल दियो, मतलब थर्सडे 12:30 हो जाए और हाँ तो थर्सडे 12:30 हो जाएगा, सैटरडे 1:30 हो जाएगा, है ना। प्रशांत सर को एक बार बोल दियो और बोल दियो कि मैंने रोहित सर को बता दिया थर्सडे 12:30 सैटरडे 1:30, ठीक।